हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे हैं और आगे पढ़ाई अच्छी खासी चल रही है। तो आज हम लोग मगध के उत्कर्ष के बारे में जानेंगे। मगध का उत्कर्ष कैसे हुआ। इनमें विभिन्न प्रकार के वंशों का जन्म हुआ, जैसे हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश, और इनसे संबंधित संस्थापक के बारे में पढ़ेंगे। और काफ़ी बेहतरीन तरीके से आपको समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो इससे संबंधित जो भी टॉपिक हैं तो आप ध्यान से देखिएगा, और ध्यान से देखने के साथ साथ मैं अब आपको क्वेश्चनों भी बताता रहूँगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मगध का उत्कर्ष कैसे हुआ, विभिन्न प्रकार के टॉपिकों और उनसे संबंधित राजवंशों को देखेंगे। चूँकि मगध के उत्कर्ष के बारे में जो 16 महाजनपद थे, तो 16 महाजनपदों में जो मगध था तो सबसे शक्तिशाली माना जाता है, और मगध के संस्थापक बृहद्रथ को माना जाता है। जो बृहद्रथ थे वो मगध के संस्थापक माने जाते हैं, बृहद्रथ। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मगध के संस्थापक कौन हैं, तो बृहद्रथ आपको ध्यान में रखना है। और मगध के उदय के कई कारण थे, जैसे आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण और भौगोलिक कारण। जैसे कि आर्थिक कारण को देख लेते हैं, क्योंकि उत्तर वैदिक काल के बाद ही जो था तो लोहे की खोज हो चुकी थी। लोहे की खोज से इनको कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी देखने को मिली। कृषि उत्पादन से इनको आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत हुई, और आर्थिक स्थिति मजबूत होने के कारण जो था तो लोहे की खोज से इनकी जो थी कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। और अधिशेष उत्पादन मतलब खाने के बाद जो भी उत्पादन बचता था तो उनको ये बेचकर आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करते थे। तो ये आर्थिक स्थिति थी। तो लोहे की खोज से इनकी आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ, और वो अपने फसल को बेचकर, मतलब उत्पादन जो भी होता था उनको बेचकर अपना आर्थिक स्थिति को मजबूत करते थे। और राजनीतिक कारण क्या हुआ कि आर्थिक स्थिति मजबूत होने के साथ कारण इनके जो राजा थे तो ये भी शक्तिशाली होने लगे। और भौगोलिक कारण में जो था तो ये जो मगध जो था, मगध महाजनपद, तो वो चारों तरफ से नदी से घिरा हुआ था। मतलब चारों तरफ नदी होने के कारण इनमें कृषि के जो साधन थे, पानी वानी की व्यवस्था जो थी तो काफ़ी मजबूत थी, जिससे यहाँ पे खेती ज़्यादा होती थी। कृषि में बढ़ोतरी हुई, और बढ़ोतरी होने से ये उत्पादन को बेचकर आर्थिक स्थिति मजबूत करते थे। इसलिए इनका भौगोलिक स्थिति भी काफ़ी अच्छी थी। क्योंकि ये पहाड़ी एरिया में रहते थे, तो पहाड़ी एरिया से ये अगर इन पर कोई युद्ध का अटैक भी करता था तो इनको ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाता था। लेकिन जब ये मगध के राजा किसी पर अटैक करते थे तो आसानी से वहाँ के स्थल को जीत लेते थे। इस तरह से ये काफ़ी शक्तिशाली महाजनपद माना जाता है। इनकी जो लोकेशन थी, भौगोलिक स्थिति जो थी तो बहुत बेहतरीन मानी जाती है। इसलिए यह अपने आप में एक शक्तिशाली महाजनपद बन जाता है। इसी क्रम में मगध में वंशों का 4 प्रकार के वंशों का जन्म होता है। तो 4 प्रकार के वंश हम लोगों को पढ़ना है। कौन कौन से वंश पढ़ना है? हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। तो इसको आप क्रम से याद भी कर सकते हैं, क्योंकि परीक्षाओं में इनके क्रम को सजाने के लिए भी प्रश्न पूछ देता है कि इनको क्रम से सजाइए। तो आपको याद ध्यान में रखना है, सर्वप्रथम हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश। तो हम लोग पहले सर्वप्रथम हर्यक वंश को पढ़ेंगे, फिर शिशुनाग वंश को पढ़ेंगे, फिर नंद वंश को पढ़ेंगे, फिर मौर्य वंश को पढ़ेंगे। तो पहले हर्यक वंश को देख लेते हैं। हर्यक वंश जो था तो मगध का प्रथम वंश होने के साथ यह प्रीतहंता वंश था। प्रीतहंता वंश का मतलब ये था कि ये जो राजा थे तो अपने पिता की हत्या कर ही राजगद्दी पर बैठ जाते थे। इसे प्रीतहंता भी कहा जाता है, मतलब पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठने को प्रीतहंता वंश कहा जाता है। तो ये मगध का प्रथम वंश भी है और ये प्रीतहंता वंश भी है। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो हर्यक वंश की स्थापना जो है तो 544 BC में बिंबिसार द्वारा की गई है। आपको बिंबिसार और बिंदुसार में अंतर समझना होगा, कि क्योंकि बिंदुसार जो था तो वो मौर्य वंश का शासक था, जबकि बिंबिसार जो था तो हर्यक वंश का शासक था। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा। हर्यक वंश बिंबिसार से संबंधित है और बिंदुसार जो है तो वो मौर्य वंश से संबंधित है।
आगे देख लेते हैं। हर्यक वंश में राजगृह को राजधानी बनाया गया। राजगृह को राजधानी बनाया गया, ध्यान में रखना है। और इनके दरबार में, मतलब इसके दरबार में बिम्बिसार यहाँ के राजा थे। तो इनके दरबार में एक राजवैद्य, जिसको जीवक कहते थे, जीवक रहते थे, जिनको बुद्ध, जब गौतम बुद्ध बीमार हुए थे तो उनकी सेवा करने के लिए किसको भेजा गया था? जीवक को। तो आपको ये ध्यान में रखना है। बुद्ध एवं अवंती के राजा प्रद्योत की सेवा करने के लिए उनको उनके पास भेजा गया था। क्योंकि बुद्ध जब बीमार हुए थे तो उनको किसको भेजा गया था? जीवक को। किसके दरबार में रहते थे? बिम्बिसार के। बिम्बिसार के मतलब दरबार में रहते थे कौन? राजवैद्य कौन थे? तो वो जीवक थे। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि राजवैद्य जीवक जो थे तो किससे संबंधित है, किस राजा से संबंधित है? तो आपको क्या बताना है? बिम्बिसार से संबंधित है। तो ये जो बिम्बिसार के दरबार में राजवैद्य रहते थे, जिनको जीवक कहते थे, ये गौतम बुद्ध एवं अवंती के राजा प्रद्योत की सेवा करने के लिए उनके पास गए थे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि बिम्बिसार जो था तो उनकी एक अलग रणनीति थी। वो विवाह करके किसी भी राज्य को जीतने की परंपरा उनमें शुरुआत की। जैसे उन्होंने 3 शादियाँ की थी। एक महाकौशला से जो कौशल की थी, और एक चल्लना से जो वैशाली से संबंधित है, और एक क्षेमा से जो मद्र से संबंधित है। इस प्रकार इन्होंने 3 विवाह किया, जो 3 अलग अलग महिलाओं से किया। तो ये आपको ध्यान रखना है उनसे, क्योंकि ये भी पूछ देता है क्वेश्चन में कि बिम्बिसार तो उनकी 3 पत्नियों के नाम बताइए। और ये भी पूछ देता है कि उन्होंने जिससे विवाह किया उनके नाम बताइए। तो आपको ये 3 ध्यान में रखना है। कौन कौन से 3 याद रखना है? तो महाकौशला, फिर चेल्लना, फिर क्षेमा, ये आपको याद रखना है। 3 उनकी पत्नियां थीं, तो आपको ये ध्यान में रखना है। ये रहा हमारा बिम्बिसार से संबंधित टॉपिक। अगला देख लेते हैं अजातशत्रु, जिनको कुणिक भी कहा जाता है। अजातशत्रु, जिनको कुणिक भी कहा जाता है। कुणिक, चूँकि जो ये अजातशत्रु था तो इसने अपने पिता की हत्या, बिम्बिसार इनके पिता थे, तो इन्होंने अपने पिता की हत्या करके 452 BC में, ईसा पूर्व में, अपने पिता बिम्बिसार की हत्या कर शासक बना। तो पितृहंता इसी को कहा जाता है। पिता की हत्या करने के बाद शासन पर बैठने की कला, मतलब जो परंपरा थी, उसे पितृहंता इसीलिए कहा गया है इस वंश को। तो 452 ईस्वी में, ईसा पूर्व में, अपने पिता की बिम्बिसार की हत्या कर शासक बना। युद्ध करके वैशाली और काशी को जीत लिया। अजातशत्रु जो था तो युद्ध करके वैशाली और काशी को मगध में मिला लिया था। और बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी, तो वो अजातशत्रु के शासनकाल में ही हुई थी। तो आपको ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है पहले ही कि द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तो अजातशत्रु के। तो ये भी एक क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि किसके शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था? तो ये अजातशत्रु से ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हर्यक वंश से संबंधित दूसरे राजा को देख लेते हैं। अगले राजा कौन थे? उदयन, इसे उदयन भी कहा जाता है। उदयन या उदयन, कुछ भी, दोनों प्रकार के नाम आपको मिल सकते हैं परीक्षाओं में। तो ये भी जो था तो अजातशत्रु का बेटा था, और अजातशत्रु की हत्या करके ही शासक बना था। तो इसे भी पितृहंता कहा जाता है। ये अजातशत्रु की हत्या कर शासक बना। इसने गंगा गंडक सोन नदी को संगम में एक पाटलिपुत्र नगर बसाया। मतलब गंगा गंडक और सोन नदी के संगम में पाटलिपुत्र नगर बसाया और उसे राजधानी बनाया। क्योंकि पहले इसकी राजधानी क्या थी? राजगृह थी। तो राजगृह से ये जो उदयन था तो वो एक नया नगर बसाया, और पाटलिपुत्र जिसे कहा जाता है, और उसी को राजधानी बना दिया गया। तो इससे उदयन से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर पूछता है, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पाटलिपुत्र नगर किसने बसाया? तो उदयन, और उसको राजधानी भी बनाया किसने? उदयन ने। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ज़्यादा क्वेश्चन इससे नहीं पूछा जाता, बल्कि एक ही क्वेश्चन ये पूछा जाता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान में रखना है।
यहीं से हर्यक वंश समाप्त होता है। आगे अगले वंश की ओर चलते हैं। अगला वंश है शिशुनाग वंश। जो कि शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की थी? शिशुनाग ने ही की थी। तो आपको ज़्यादा याद करने में परेशानी नहीं होगी। शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने की, तो आपको याद करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। और इसकी राजधानी वैशाली, जो कि पहले आपने पढ़ा है कि जो हर्यक वंश में राजधानी है तो पहले राजगृह थी, फिर उदयन जो था तो नया शहर बसा के पाटलिपुत्र को बसा करके उसी को राजधानी बना दिया था। और यहाँ शिशुनाग वंश में शिशुनाग जो थे तो उसकी राजधानी वैशाली बनाया। जो शिशुनाग थे तो शिशुनाग थे तो अवंती के राजा जो प्रद्योत थे उसको हराकर अवंती को मगध में मिला लिया। इससे ये भी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये टॉपिक शिशुनाग वंश से शिशुनाग की, कि शिशुनाग ने अवंती के राजा प्रद्योत को हराकर अवंती को मगध में मिला लिया। तो ज़्यादा क्वेश्चन ये शिशुनाग वंश से नहीं पूछता। ये एक क्वेश्चन जरूर पूछता है कि राजा प्रद्योत को हराकर अवंती को मगध में मिला लिया, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। शिशुनाग वंश से शिशुनाग जो संस्थापक थे उनसे बस यही क्वेश्चन पूछता है। अगले राजवंश की ओर चलते हैं, मतलब अगले राजा की ओर चलते हैं। शिशुनाग वंश के अगले राजा कौन होते हैं? वो है कालाशोक। इसने पुनः पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। तो आपको एक वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पुनः पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया, क्योंकि उदयन के बाद जो वो शिशुनाग थे तो उन्होंने जो है तो राजधानी वैशाली बनाया, लेकिन कालाशोक जो राजा थे तो उन्होंने पुनः पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। और इन्हीं के समय द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। बौद्ध संगीत जो दूसरी बौद्ध संगीत हुई थी तो इन्हीं के शासनकाल में बनाया गया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि क्वेश्चन पूछ देता है कि द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था, तो आपको क्या बताना है? कालाशोक के शासनकाल में। और एक पॉइंट जरूर याद रखना कि शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन को माना जाता है। ये क्वेश्चन पूछ देता है। ज़्यादा क्वेश्चन नंदीवर्धन से नहीं पूछता, बस आपको ध्यान में रखना है कि शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंदीवर्धन था। यहाँ से शिशुनाग वंश खत्म होता है। अगले वंश की ओर चलते हैं। अगला वंश कौन सा है हमारा? नंद वंश। नंद वंश से खास क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनको आपको जरूर देखना चाहिए। तो नंद वंश के संस्थापक कौन है? नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद हैं। इन्होंने भारत के प्रथम शासक हैं जिन्हें एक राष्ट्र की उपाधि धारण की। तो उपाधि क्यों धारण करते थे? आपके मन में क्वेश्चन होता होगा। तो उपाधि इसलिए धारण किया करते थे जो राजा होते थे, क्योंकि वो अपने प्रतिष्ठा को दिखाने के लिए उपाधि धारण करते थे। तो एक राष्ट्र की उपाधि धारण की, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। एक राष्ट्र की उपाधि किसने धारण की? तो महापद्मनंद। किस वंश से संबंधित है? तो नंद वंश से। जो महापद्मनंद थे तो इन्हें पुराणों में महापद्मनंद को परशुराम का दूसरा अवतार बताया गया है। परशुराम का दूसरा अवतार बताया गया है, तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको कुछ ज़रूरी पॉइंट्स जो महापद्मनंद से हैं तो उनको जरूर ध्यान में रखना है। इसने कलिंग पर विजय प्राप्त की। कलिंग जो वर्तमान में उड़ीसा में है, तो इसने कलिंग पर विजय प्राप्त की और कलिंग से जिनसेन की मूर्ति को मगध में स्थापित कराई। जिसने नहीं होगा यहाँ पे जिनसेन, जो जैन धर्म से हैं, क्योंकि महापद्मनंद जो थे तो वो भी जैन धर्म से थे। तो कलिंग से जिनसेन की मूर्ति को मगध में स्थापित कराई। कलिंग से लाकर मगध में उसको स्थापित कराई। तो यहाँ जिनसेन की मूर्ति होगी जो जैन धर्म से संबंधित है। आपको ध्यान में रखना है जिनसेन की मूर्ति को मगध में स्थापित कराई। और एक ज़रूरी पॉइंट आपको याद रखना है महापद्मनंद से, कलिंग में नहर निर्माण कराया। कलिंग वर्तमान में मैंने बताया उड़ीसा में है, तो नहर का निर्माण कराया। इसका साक्ष्य प्रमाण कहाँ मिलता है? तो खारवेल एक राजा थे कलिंग के, उन्होंने हाथी की गुफा जो थी तो वहाँ पे लिखवाया हुआ था। खारवेल जो राजा थे उन्होंने हाथी की गुफा में अभिलेख मिलता है, वहाँ बताया गया है कि कलिंग में नहर निर्माण कराया गया है। किसके द्वारा? महापद्मनंद द्वारा। तो ये नंद वंश थे। और आपको एक पॉइंट याद रखना है कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन है? घनानंद। क्योंकि घनानंद जो था तो बहुत क्रूर शासक माना जाता है। तो उनके दरबार में एक चाणक्य रहते थे, चाणक्य जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है।
तो एक बार उनको दरबार में बहुत अपमानित कर दिया गया था और वो उनके शासनकाल से मतलब दरबार से चले गए थे, बाहर हो गए थे। और कुछ समय बाद उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से घनानंद से युद्ध किया और घनानंद को हरा दिया। इस तरह मौर्य वंश की शुरुआत होती है। तो हम मौर्य वंश अगले अगले वीडियो में देखेंगे। मौर्य वंश चूँकि होता क्या है कि इसी के बाद सिकंदर का आक्रमण होता है और यूनानी और ईरानी का भी मतलब आक्रमण होता है भारत पे। तो अगले वीडियो में यूनानी, सिकंदर और इराक का जो आक्रमण भारत में होता है उनसे उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर अगला वीडियो आएगा मौर्य वंश से संबंधित, तो उसको भी देखेंगे। तब तक के लिए आपको यह बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और फीडबैक में ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।